बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और तमाम स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एमए लेवल के स्टूडेंट है, मास्टर लेवल के स्टूडेंट है या जो है बीएस लेवल के स्टूडेंट है या जिस लेवल के भी स्टूडेंट है, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि हमारे चैनल की खासियत ये है कि हम क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाते हैं और क्वांटिटेटिव अप्रोच से इज्तनाब करते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच की खासियत ये होती है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली पॉलिसी अपनाते नहीं हैं। इसी वजह से आज का टॉपिक जो है कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। तो आज के टॉपिक के पर जाने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज वाला टॉपिक बेसिकली बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जिस लेवल के एग्ज़ाम हो उन सब के, चाहे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे बीएससी इंग्लिश हो, एमए इंग्लिश हो या एमफिल लेवल हो, जिस लेवल का भी यानी एग्जामिनेशन हो लिटरेचर में बेसिकली और स्टाइलिस्टिकली, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो ड्रीम चिल्ड्रन, या जो जिसका असल टाइटल ड्रीम चिल्ड्रन अरेविरी था, और उसका आज हम क्या पढ़ेंगे, यानी स्टाइलिस्टिकल या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन अरेविरी। यानी स्टाइलिस्टिकली या लिंग्विस्टिकली हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको देंगे, तनकीदी या क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आप लोग कह सकते हैं। ये उसको थीम्स एनालिसिस में भी आप लोग, क्योंकि थीम्स एनालिसिस भी उसके साथ हमने शामिल किया है और कुछ हद तक समरी भी उसमें शामिल है। तो समरी भी होगी, थीम्स एनालिसिस भी होगा और क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा और स्टाइलिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू या स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस ऑफ अ ड्रीम चिल्ड्रन भी होगा। तो सबसे पहले आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी मैंने उसके कई पॉइंट्स जो है यकजा किए हुए और तकरीबन 10 पॉइंट्स पे ये लेक्चर जो है मुहित है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्टिविटी है इस एसे के अंदर और इसी पे इंशाल्लाह उल अजीज बात करेंगे। दूसरा यानी टाइटल सिग्निफिकेंस है कि इसका टाइटल यानी ड्रीम चिल्ड्रन अरेविरी क्यों रखा गया है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और तीसरा यानी रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़ में यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को या मॉडर्न स्टडी को ज़ाहिर करते हैं, या जिसको लिंग्विस्टिकल या स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस में भी यानी काफ़ी अफादियत रखता है। और इसी तरह इसी ऐसे के अंदर यानी इसकी स्टार्ट जो है यानी 4th नंबर पे टाइटल जो है कन्वर्सेशनल या इनफॉर्मल बिगिनिंग है इस ऐसे की, और 5th नंबर पे है सिंबॉलिज्म, और 6ठे नंबर पे है जक्सटापोजिशन, और 7वें नंबर पे है टोन ऑफ ऐसे, और 8वें नंबर पे है लोनलीनेस एंड लॉसेस इन द ऐसे, और 9th नंबर पे है नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक और नॉस्टैल्जिया इन द ऐसे, और नंबर 10 नंबर पे है सेटिंग एंड लैंग्वेज ऑफ द ऐसे। अब एक एक को जो है मैं इन्हें डिस्क्राइब करता हूँ और आप लोग जो है इन्हें उसको नोट भी कर सकते हैं। और ये आप लोग के लिए यानी हमारे चैनल की खासियत ये है कि ये स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए और दोनों के लिए जो है एक नोट्स भी प्रोवाइड करता है, यानी हर बात विद प्रूफ करते हैं, यानी लॉजिकल प्रूफ के साथ करते हैं। तो सबसे पहले यानी नंबर 1 सब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं या सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ जाते हैं। तो पहला जो हमारा यानी पॉइंट है वो सब्जेक्टिविटी है या सब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिविटी क्या होती है और इस ऐसे के अंदर कैसी है। सब्जेक्टिविटी बेसिकली यानी क्या होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच को कहते हैं, और सब्जेक्टिव अप्रोच या सब्जेक्टिविटी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को भी कहा जाता है। और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट या सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव अप्रोच जिस यानी लिखाई के अंदर या लिटरेरी पीस के अंदर या जिसका लिटरेचर के पार्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हो, यानी आई माई मी वी और अस इस्तेमाल हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। और इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है यानी पोइट्स या अतर की जो है यानी इस मुसन्निफ की या इस एसिस्ट की जो है यानी बिल्कुल अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है और अपने आप को भी शामिल कर रहा होता है, अपने आप को निकाल नहीं हो रहा होता जिस तरह ऑब्जेक्टिव अप्रोच में होता है या ऑब्जेक्टिविटी में होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे सब्जेक्टिव या पर्सनल ऐसे के अंदर, इस पर्सनल ऐसे के अंदर सब्जेक्टिव या
सब्जेक्टिविटी है और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट की वजाहत भी हो गई। तो उसकी एग्जांपल भी आप लोग देख रहे हैं इसी ऐसे के अंदर, यानी कई किस्म के कोटेशन, जैसा कि यानी आप लोग बहुत कुछ यानी देख रहे हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 मिसाल नोट करें, यानी देन आई वेंट ऑन टू से हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड। ये सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद जो है मैंने डॉट 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 इसी वजह से कह दिया क्योंकि आगे जो है आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, इससे हमारी वीडियो जो है फिर लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में, देन आई वेंट ऑन टू से, यानी आई से क्या मुराद है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, यानी मुसन्निफ अपने आप यानी अपनी ज़ात को इसी ऐसे के अंदर जो है डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसी वजह से इसको सब्जेक्टिव अप्रोच या सब्जेक्टिविटी कहते हैं और इसी की वजह से यानी ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में भी शुमार होते हैं। और इसी वजह से यानी ये जो हमारा राइटर है चार्ल्स लैम्ब, उस पे यानी रोमांटिक आतर का भी या रोमांटिक पोएट या एसिस्ट यानी भी उसे कहा जाता है इस ऑटोबायोग्राफिकल और सब्जेक्टिव अप्रोच की वजह से। इस तरह दूसरे एग्जाम्पल भी आप इस ऐसे में नोट कर सकते हैं। एंड जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन शी केम टू डाई, इन डॉट डॉट डॉट। मजीद भी ये सेंटेंस आप लोग वहाँ ऐसे में देख सकते हैं, टेक्स्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। यानी ये फिर इस सेंटेंस के अंदर आप लोग देख रहे हैं आई यूज़ हो चुका है। तो आई बेसिकली उस सब्जेक्टिव अप्रोच की अक्सी रिफ्लेक्शन होती है। तो इस ऐसे को हम कह सकते हैं कि इस ऐसे के अंदर सब्जेक्टिविटी इस्तेमाल हो चुकी है या सब्जेक्टिव अप्रोच इस्तेमाल हो चुका है। और ये एग्जाम्पल मैंने आप लोग के लिए प्रूफ के तौर पे आप लोग के सामने पेश किए। अब नंबर 2 जो है, यानी इस जब ऐसे के टाइटल को हम देख लेते हैं तो टाइटल से यानी तकरीबन उसकी स्टोरी हमें डिस्क्राइब हो जाती है। अगर कोई टाइटल पे सही फोकस कर ले तो उसके अंदर वही सारी यानी नीचे बयान की गई डिस्क्रिप्शन सब कुछ मौजूद है। कि एक तो उसने यहाँ पे टाइटल को आप लोग देख रहे हैं, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी, यानी उसको आप लोग देख रहे हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी द ऐसे इम्प्लाइज अ ड्रीम एलिमेंट, और ये इम्प्लाइज करते हैं ड्रीम एलिमेंट्स को। यानी ड्रीम एलिमेंट से उसके टाइटल को आप लोग देख रहे हैं ड्रीम चिल्ड्रन उन्होंने कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये इसका रिलेशन ड्रीम यानी ड्रीम से है। और ड्रीम में फिर उन्होंने रेवरी का वर्ड भी यूज किया है। तो रेवरी किस चीज को कहते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेवरी बेसिकली यानी इंडिकेट्स करती है डे ड्रीमिंग को, या दिन के वक्त तारे नजर आने को, या दिन के वक्त ख्वाब देखने को, या जिसको एलुसिनेशन भी आप लोग कह सकते हैं, या फरेब या धोखे या नॉस्टैल्जिक, या पुरानी या माजी की यादों में जो है यानी पुराने माजी की यादों में आकर इंसान जब गर्क हो जाता है और उसके बारे में सोचता है तो ये, या कोई मुस्तकबिल के बारे में सोच लेता है तो ये डे ड्रीमिंग होती है। और जीती जागती हुई यानी जीगती और यानी उसकी आंखें खुली होती है नेकेड आई के साथ, वो ड्रीमिंग कर रहा होता है, तो इसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। और इसमें जो ड्रीम चिल्ड्रन है टाइटल को आप लोग देख रहे हैं, यानी एक तो हमने आप लोग को बता दिया कि रेवरी डे ड्रीमिंग को कहते हैं, या जिसको यानी दिन के ख्वाब देखने को कहते हैं, या जीती जागती हुई आंखों के साथ ख्वाब देखना, या फिर उसको आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि खुली आंखों के साथ जो है यानी ख्वाब देखना। इसी तरह ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि उसके जो यानी चिल्ड्रन वो के साथ वो बात कर रहे हैं, अगर ये उसका एक ख्वाब है इन द स्टेट ऑफ रेवरी यानी उस डे ड्रीमिंग की ख्वाब की सूरत में या हालत में, लैम्ब हैज अ मीटिंग विद द 2 चिल्ड्रन who seem to belong him, यानी जो उसके साथ ताल्लुक रखने वाले, यानी मतलब है वो उसको समझता है कि ये मेरे बेटे हैं, और ये एक बेटा है उसका जिसका नाम है यानी नेम है जॉन, और दूसरी उसकी बेटी है एलिस, जो उसको समझता है कि ये मेरी जो है यानी औलाद है या चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे टाइटल से आप लोग को सब कुछ पता चल गया कि ये बेसिकली ड्रीम से, इसका मतलब ये है कि ये ड्रीम ऐसे है बेसिकली रिलेटेड टू ड्रीम है, और उसमें जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो उस की चाइल्डहुड और उसको जो है काफ़ी मिस कर रहा है।
तो इसी वजह से। और रेवेरी की सूरत में रेवेरी से मुराद ये होता है कि ये एक डे ड्रीमिंग होती है या दिन के वक्त तारे देखने के मुतरादिफ होता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हिडन पड़ा हुआ है, यानी जैसा कि आप लोग पूछ भी सकते हैं मुझसे कि सर ड्रीम और रेवेरी में कुछ भी फर्क है। हाँ, ड्रीम जो होता है यानी जो आम रियल लाइफ में या अमूमन नाइट के वक्त या दिन के वक्त कैलूला जब हम करते हैं तो ये जो ओरिजिनल या रियल ड्रीम हम करते हैं उसको अनविलिंगली ड्रीम कहा जाता है। अनविलिंगली ड्रीम जिसमें हमारी इंटेंशन, हमारा इरादा यानी जिस वक्त भी नींद हमें आ जाए यानी फौरन आंख जो है इंसान की लग जाती है और उसमें अगर आप ख्वाब के अंदर कोई चीज़ देख लें उसमें आपका कोई जो है यानी अमल दखल नहीं होता, यानी जहाँ से ख्वाब जो है छूट जाता है वहाँ दोबारा आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आपकी विल या मर्जी या इंटेंशन उसमें शामिल नहीं हो सकती। लेकिन डे ड्रीमिंग या रेवेरी जो है उसको विलिंगली ड्रीम भी कहा जा सकता है। तो विलिंगली ड्रीम बेसिकली क्या होती है, जो जहाँ से आप मतलब है किसी ने आपको इंटरप्ट किया या इंटरवीन की तो आपके ख्वाब में यानी डे ड्रीमिंग में, तो जब वो चला जाता है दोबारा आप उसी सोचों में गुम हो सकते हैं, यानी ड्रीम जहाँ से स्टॉप होगी आप दोबारा उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये डे ड्रीमिंग होता है। तो रेवेरी विलिंगली ड्रीम को कहा जाता है और जिसमें आपकी विल शामिल होती है, और जो दूसरा रियल ड्रीम होता है वो अनविलिंगली ड्रीम को कहा जाता है। तो ये एक हिडन कॉन्सेप्ट ही यानी अनविलिंगली ड्रीम वर्सेस विलिंगली ड्रीम जो रेवेरी के मुतालिक था, एक नया कंसेप्ट था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अब ये तो दूसरा यानी टाइटल सिग्निफिकेंस थी और टाइटल से भी हमें काफ़ी पता चल गया कि ये ऐसे किस चीज़ के मुतालिक है। अब थर्ड नंबर पे स्टाइलिस्टिकली अंदाज से यानी जैसा कि हमने ऊपर टाइटल में कहा हुआ है तो रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़ है। इसके अंदर वो एक बात 3 दफ़ा करता है, जिस तरह यानी नींद के अंदर या इंसान के दिमाग में कोई आइडिया बार बार क्लिक हो रहा होता है, तो इस ख्याल को जो है हम यानी इंग्लिश लैंग्वेज में या लिंग्विस्टिक में बेसिकली लैंग्वेज की सूरत में लिंग्विस्टिक में स्टाइलिस्टिकली हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कौन सा स्टाइल होता है, यानी यहाँ पे आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का वो तरीका होता है जिसमें मुसन्निफ यानी इन विच द राइटर टेल्स, जिसमें मुसन्निफ हमें बताता है और नरेट्स इस आइडिया, ऐसे अंदाज में अपने ख्यालात मुसन्निफ बयान करता है जैसा कि उसके दिमाग में जिसी तरह वो यानी फ्लो कर रहे होते हैं उसी तरह उन ख्यालात को वो बयान कर रहा होता है, यानी इज आइडियाज इन द फ्लो एज दे अपीयर इन हिज माइंड, जिस तरह उसके माइंड में ये फ्लो कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं, उसी तरह उस ख्यालात को बयान कर रहे होते हैं। दिस इज फॉर राइटर कैथारसिस, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये उस माइंड के अंदर जो मतलब है गम है या जो उसके अंदर जो है इन्फ्लिक्शन है या उसके अंदर जो यानी मतलब है कोई सैडनेस है, ये उसकी कैथारसिस हो रही होती है, ये राइटर को फ़ायदेमंद होता है। कैथारसिस अलग लिटरेरी टर्म है जिसको परगेशन भी कहते हैं या स्वीपिंग भी कह सकते हैं या पिटी एंड फेयर भी कह सकते हैं, लिटरेचर वाले बेहतर अंदाज में समझते हैं। इन विच राइटर अपील्स या इन विच राइटर रिपीट्स सर्टन आइडियाज नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द सेम पीस ऑफ राइटिंग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में यानी वही आइडिया जिस तरह माइंड में फ्लो करता है कोई आइडिया वो उसको उसी तरह बयान करता है, और ये राइटर को कैथारसिस का यानी कैथारसिस या उसके माइंड को जो है सुकून देता है। कैथारसिस की सूरत में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी है और लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी भी है। और दूसरी, इसमें राइटर जो है बार बार उस सर्टन आइडिया को यानी टाइम एंड अगेन उसको दोबारा उसी एक ही पीस में जो है बार बार जो है यानी उसको रिपीट कर रहा होता है। तो ये इसकी जो रिपीटेशन होती है बेसिकली यानी ये उसकी क्या शो कर रही है, इस रिलीजियस माइंड को शो कर रही है। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं यानी उसके इसकी रिपीटेशन जो है यानी इट शो इज रिपीटेशन ऑफ रिलीजियस वर्ड थ्राइस टाइम, यानी 3 दफ़ा ये रिलीजियस वर्ड बार बार कहता है। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, विच शो इज एप्रिसिएशन ऑफ मोरालिटी, अखलाकियत की उस तारीफ या दाद को भी शो करता है, एंड रिलीजियसिटी और उसके रिलीजियस बिहेवियर को भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे उसी की एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, आप लोग बाकी पढ़ लें और देख लें क्योंकि फिर टाइम और वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नंबर 1 मिसाल, एंड देन आई वेंट टू से,
फिर कहते हैं देन आई वेंट टू से, फिर मैंने कह दिया और डॉट डॉट डॉट, और आगे जो है यानी वाज रिलीजियस पर्सनैलिटी। तो ये जो है यहाँ पे दूसरी जगह, एक जगह पे रिलीजियस का वर्ड उसने यूज किया था, फिर दूसरी जगह वो कहते हैं यानी बिकॉज शी हैड डॉट डॉट डॉट, और यानी उस सेंटेंस के पीछे है रिलीजियस पर्सनैलिटी या रिलीजियस पर्सन वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर चाहिए गलत है या टाइपोग्रामेटिकल, तो ये रिलीजियस पर्सनैलिटी है। और दूसरी जगह पे भी वो कहता है यानी बिकॉज आई वाज नेवर यानी एज शी वाज, यानी जैसा कि वो थी, यानी रिलीजियस, तीन जगहों पे वो रिलीजियस का वर्ड यूज करते हैं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके माइंड में जो फ्लो ऑफ थॉट चल रहा था, वो फ्लो ऑफ थॉट वो जुबान पे भी बयान कर रहा था, और ये जुबान पे बार बार बयान करना उसके इनर का जो गम था उसके दूर करने के लिए या कैथारसिस के लिए उस मुसन्निफ को हेल्प करता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है, और ये उसकी जो है रिलीजियस मेंटेलिटी को, जो उस रिलीज और मोरालिटी को यानी शो कर रहा है कि वो इन चीज़ों को अप्रिसिएट कर रहा था। इसी तरह नंबर 4 नंबर को आप लोग देखें कि इसने ऐसे को एक इनफॉर्मल बिगिनिंग दी है या कन्वर्सेशनल बिगिनिंग दी है, जैसा किसी के साथ डायलॉग या गुफ्तगू कर रहा है, और उस डायलॉग या गुफ्तगू से हमें पता चल रहा है कि यानी लैम जो है मैनर ऑफ ओपनिंग इज ऐसे इज क्वाइट कन्वर्सेशनल एंड इनफॉर्मल, यानी बिल्कुल इनफॉर्मल, यानी जैसा आम गुफ्तगू होती है, लोगों के साथ बंदा बातचीत कर रहा होता है, कोई फॉर्मल यानी स्टैंडर्ड गुफ्तगू नहीं होती, इनफॉर्मली बात कर रहा होता है, उसी तरह इस ऐसे में भी बात कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग एफोरेस्टिक और डायडेक्टेड, यानी उसके यानी शॉर्ट या ब्रीफ स्टाइल की बजाय, जिसको एफोरिज्म कहते हैं, जो यानी सर फ्रांसिस बेकन की जो है मेन खासियत है राइटिंग की, या डायडेक्टिक या जिसके अंदर मॉरल एथिक्स होते हैं या अखलाकियत की कोई जो है मॉरल लेसन होता है, वही लेसन या वही लिटरेरी पीस जो है डायडेक्टिक कहलाती है। ही अपीयर्स टू बिगिन इन सच अ वे, ऐसे तरीके के साथ शो होता है, एज ही इंटेंड टू शेयर इज एक्सपीरियंस विद हिज ऑडियंस, जैसा कि वो अपना इनर एक्सपीरियंस किसी अपने ऑडियंस या लर्नर के साथ शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उसकी ओपनिंग कैसे होती है, ऐसे कि चिल्ड्रन लव टू लिसन, जैसा कि आप लोग डॉट 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 आगे पढ़ भी सकते हैं, यानी वो चिल्ड्रन लव टू लिसन, यानी चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है मोहब्बत करते हैं को सुनने को, और किस चीज़ के सुनने को, उन स्टोरीज को। तो आप यहाँ पे आप लोग स्टार्ट को देख रहे हैं कि एक इनफॉर्मल अंदाज में, यानी जैसा कि कोई आम गुफ्तगू कर रहा हो, और उसी गुफ्तगू के तरफ उसने ऐसे का आगाज़ किया, और इसकी वजह से ये रोमांटिक के साथ जो है ज़्यादा एफिनिटी रखता है। और इसी तरह 5 नंबर पे या 5th नंबर पे सिंबोलिज्म इन द एसेज है, इन इस ऐसे के अंदर काफ़ी सिंबल्स भी पाए जाते हैं। सिंबोलिज्म, सिंबल बेसिकली हिडन मीनिंग को जाहिर करता है, और लिटरेचर वाइज ये लिटरेरी टर्म भी है। यानी फॉर एग्जांपल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एक सेंटेंस हम वहाँ से टेक्स्ट हम लेते हैं उसी ही ऐसे से, ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स स्ट्रिप, ये आप लोग देखें यानी ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट स्ट्रिप। अब यहाँ पे आप लोग देखे होंगे उसकी तमाम जो पुरानी ऑर्नामेंट्स थी, जो यानी मतलब है खूबसूरती की, ब्यूटी थी, ये क्या कर शो करती है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इट इंडिकेट्स, ये शो करती है दैट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, यानी उसी ऐसे में आप लोग देख रहे थे जब समरी यानी कल हमने पेश की थी और अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं कि उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से ऑफ सोसाइटी, जिसमें लोग जो है इन उस पुराने घरों को और उस पुराने कल्चर और सिविलाइजेशन को छोड़ जाते हैं अक्सर, और किसी दूसरी जगह आबाद हो जाते हैं। तो यहाँ इस ऐसे के अंदर भी कुछ इस तरह है, यानी इट इंडिकेट दैट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन विच पीपल आर फॉरगेटिंग कल्चर, यानी जिसमें लोग अपनी सकाफत भूल जाते हैं, सिविलाइजेशन। और यानी यहाँ पे ऐसे के अंदर रियल ओनर जो है इस मिस फील्ड के जो हाउस कीपर है, यानी इसका असल मालिक जो है वो किसी और जगह चला जाता है और इस घर को छोड़ देता है और मिस फील्ड के हवाले कर लेता है इस हाउस को, और इसी वजह से वो फिर उस ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को यानी मतलब है छोड़ जाता है, और इस लाइफ के इस सिविलाइजेशन को और इस कल्चर को छोड़ जाता है और दूसरी जगह यानी चला जाता है। तो ये बेसिकली लोगों के किस चीज़ को एक सैम्बल है, किस चीज़ की सैम्बल है, यानी यही सारी कहानी के अंदर ये जो मतलब है ये रियल ओनर किसी दूसरी जगह पे आबाद होता है, यानी इट शो या इट सिंबलाइजेस किस चीज़ को, यानी नेग्लिजेंस ऑफ ओन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये इस चीज़ की अलामत को शो कर रहा है बेसिकली, जो वो किसी दूसरी जगह पे आबाद है
और यहाँ एक हाउसकीपर को या मिस फील्ड को ये सारा घर जो है हवाले किया है। इसी तरह आप लोग उसकी दूसरी एग्जाम्पल सिंबोलिज्म की नोट कर सकते हैं, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, आई फाउंड माई सेल्फ डॉट 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 इन माई यानी बैचलर आर्म चेयर। अब आप लोग देख रहे हैं, यानी वो कहता है इन माई बैचलर आर्म चेयर, बैचलर से मुराद अनमैरिड, आर्म चेयर यानी जो जिस कुर्सी पे या जिस मतलब है व्हील चेयर पे वो बैठा हुआ था उसी को ये बयान कर रहा है। और इसी के अंदर ये भी सिंबलाइज करता है किस चीज को, लैम्ब के लोनलीनेस को, उसके अकेलेपन को, एंड अब्सेंस को, यानी उसकी जिंदगी में किस चीज की अब्सेंस है, और अब्सेंस ऑफ वाइफ एंड फैमिली। और दूसरी सिंबल ये इट सिंबलाइजेस लैम्ब्स लोनलीनेस टू, यानी ये लैम्ब्स के लोनलीनेस को भी जाहिर करता है और उसके अब्सेंस ऑफ वाइफ एंड फैमिली को भी जाहिर करता है। और दूसरी बात ये है, ये उसके लॉसेस को भी यानी उसके लॉस को फील कर रहा है, इसी वजह से इस किस्म के गुफ्तगू या कन्वर्सेशन वहां पे कर रहा है। अब ये तो फिफ्थ पार्ट था। अब 6 पॉइंट को आप लोग देखते हैं, इसी ऐसे के अंदर जक्सटापोजिशन है। जक्सटापोजिशन किस चीज को कहते हैं, यानी इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडिया आर स्टेटेड टुगेदर, यानी जिसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात इकट्ठे बयान किए जाते हैं। इन दिस ऐसे बिजी आइडल इज अ जक्सटापोजिशन वर्ड, यानी बिजी आइडल, आप बिजी को कहते हैं मसरूफ और आइडल बेकार, दोनों जो है एक ही जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। तो ये इस किस्म के जो स्टेटमेंट होते हैं ये जक्सटापोजिशन स्टेटमेंट कहलाते हैं, और इस किस्म के जो वर्ड होते हैं जक्सटापोजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। और एक लिटरेरी या फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है, लिटरेरी टर्म भी है, लिटरेरी डिवाइस भी है। और जैसा कि यानी आप लोग ऐसे में देखते हैं, एज ही वॉज नॉस्टैल्जिक, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक था, माजी में यानी घुमा हुआ था और माजी में गर्क था, एंड रिकॉलिंग पास्ट विच हैज नो इम्पोर्टेंस इन हिज प्रेजेंट पोजीशन, और जिसकी उसके यानी प्रेजेंट में कोई उसकी इफेक्ट उसे नजर नहीं आ रही थी या इम्पोर्टेंस नजर नहीं आ रही थी। दैट्स वाई यूज्ड इट इन द ऐसे, इसी वजह से उसने इस चीज को इस्तेमाल किया इन द ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल, आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल बेड्स डॉट 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 बेड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी इस बच्चों के इस यानी बच्चों के यानी आई हैड मोर प्लेजर इन दिस बिजी आइडल, कि ये जो कहानियां मैं या उसको नॉस्टैल्जिक या अपने रिलेटिव्स की कहानियां वगैरह मैं बच्चों को सुना रहा हूँ, इससे जो है मुझे आई हैड मोर प्लेजर, यानी मैं इस चीज़ में काफ़ी प्लेजर या खुशी महसूस करता हूँ। और इसकी वजह से ये बिजी आइडल यहाँ पे इसी वजह से यूज़ कर रहा है कि इसकी अब कोई जो है यानी मैं इससे मसरूफ़ तो होता हूँ, लेकिन तब जाके ये बेकार आइडिया है। क्यों बेकार है, क्योंकि अब जो है यानी इसका कोई मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज आने वाली नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ये तो 6 पार्ट था। अब 7 को आप लोग देखें, टोन ऑफ द ऐसे क्या है, यानी इस ऐसे को जब आप लोग देख लेते हैं तो टोन ऑफ द ऐसे जो है टोटली मेलनकॉलिक है, और द होल ऐसे इज फुल ऑफ मेलनकली एंड सैड टोन ऑफ द लैम्प्स लाइफ, लैम्प्स की लाइफ जो है टोटली सैड यानी सैडनेस से भरपूर है और मेलनकलिक टोन रखती है। यानी इट कम्स टू नो फ्रॉम हिज ऑटो यानी इट कम्स टू नो फ्रॉम हिज बायोग्राफी, और बायोग्राफी से जब कोई बंदा अगर कहता है कि ये ऐसे क्यों, तो उसकी जो है पहले बायोग्राफी पढ़ लें, और बायोग्राफी पे हमारा ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। तो उसकी जो ट्रेजिक इवेंट्स ऑफ लाइफ है और उसकी वजह से इसका टोन जो है या उसके ऐसे का जो टोन है वो टोटली क्या है, यानी सैडफुल है और मेलनकॉलिक है। इसी तरह 8 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं लोनलीनेस एंड लॉसेस। लोनलीनेस तो यानी उसकी लाइफ में है क्योंकि उसके बच्चे नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है। लोनलीनेस क्यों है, आप लोग लोनलीनेस को या एलॉनपन को इस ऐसे के अंदर बहुत कुछ पा रहे हैं, यानी बहुत जगहों पे देख रहे हैं। यानी मिस फील्ड को देखें, वो अकेली घर में रह रही थी। इसी तरह मिस फील्ड का जो ओनर था वो भी अकेले घर में रह रहा था। इसी तरह लैम भी एलोन था, मिस फील्ड भी एलोन थी, और मिस फील्ड का जो हाउस की असल हाउस ओनर था वो भी एलोन था। और इसी तरह यानी इस चार्ल्स लैम की नो वाइफ नो चिल्ड्रन, और उसका जो ब्रदर था उसकी भी डेथ हो चुकी थी। तो ये बेसिकली यानी उसके लोनलीनेस की जो है यानी लोनलीनेस के यानी काजेस थे, जिसकी वजह से वो यानी सैडनेस और सैडफुल फील कर रहा था।
और लॉसेस में यानी लॉस ऑफ मदर उसका हो चुका था, लॉस ऑफ ब्रदर भी हो चुका था, लॉस ऑफ ग्रैंड मदर भी हो चुका था और लॉस ऑफ सिस्टर भी हो चुका था। तो ये सारी बातें जो है यानी दैट्स व्हाई इट्स गिव्स लोनलीनेस ग्लांस इन द एसे, और यही चीज हमें लोनलीनेस की एक यानी ग्लांस देती है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि चार्ल्स लैम की जो जिंदगी थी दुखों का एक घर भी था। ये तो 8 पॉइंट था। अब उसके 9 पॉइंट को देख लें कि इसी ऐसे के अंदर मजीद क्या क्रिटिकल एनालिसिस में हम शामिल कर सकते हैं या उसके स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं। तो उसमें यानी ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं 9 पॉइंट पे यानी नॉस्टैल्जिक पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर, नॉस्टैल्जिया इसके अंदर नॉस्टैल्जिया है इन द एसे के अंदर। कैसे? क्योंकि इसमें चार्ल्स लैम की सारी मेमोरीज बयान हुई है तकरीबन, और मेमोरीज को वो जब रिकॉल कर लेता है तो जिस मिस फील्ड के बारे में वो बात करता है, ब्रदर के बारे में वो बात कर लेता है, उस बचपन के बारे चाइल्डहुड के बारे में वो बात करता है, उस बच्चों को वो सारी कहानी की सूरत में नॉस्टैल्जिक होके सुनाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो तरीक़ाकार है, वो इसके अंदर नॉस्टैल्जिया है इस ऐसे के अंदर, और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नॉस्टैल्जिक है, यानी लव ऑफ पास्ट है या माजी के साथ मोहब्बत है या मेमोरीज ऑफ या पास्ट मेमोरीज ऑफ लाइफ है, जो चार्ल्स लैम यहाँ पे यानी स्टेप बाय स्टेप बयान कर रहा था अपने ड्रीम चिल्ड्रन को। इसी तरह अगर आप लोग 10 पॉइंट पे यानी देख रहे हैं 10 पॉइंट को, तो सेटिंग ऑफ दी ऐसे क्या है एंड लैंग्वेज ऑफ दी ऐसे क्या है। तो सेटिंग बेसिकली यहाँ पे 3 प्लेसेस मेंशन हुए हैं इस ऐसे के अंदर। 1 प्लेस जो है लैम चेयर है, यानी जब उसकी आंख सही तौर पे यानी खुल जाती है तो वो उस अपने चेयर में बैठा होता है, अपने जो है उस आर्म चेयर में या उस व्हील चेयर पे बैठा होता है। और दूसरी प्लेस का जिक्र जो वो यानी प्लेस इन हिज ड्रीम है, वेयर ही वाज नरेटिंग स्टोरीज टू हिज चिल्ड्रन, जहाँ वो अपने बच्चे को नॉस्टैल्जिक स्टोरियाँ सुना रहा था। तो ये वहाँ पे उसकी सेकंड प्लेस काउंट होती है। और इसी तरह इसी ऐसे की सेटिंग जो है यानी थर्ड प्लेस इन द स्टोरी वेयर लैम वाज नरेटिंग टू हिज चिल्ड्रन इन हिज लैम्प हाउस, यानी लैम के अपने घर में, यानी उसको जब वो बयान कर रहा था और बाद में उस पर जो है सख्ता जो है ख़त्म हो गया, तो तब जाके उसको पता चला कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये उसकी थर्ड प्लेस हो गई। तो ये उसकी सेटिंग ऑफ ऐसे में आप लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ पे बेसिकली 3 प्लेसेस इस्तेमाल हो चुके हैं जो मैंने एक एक मेंशन किया और आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और इसी तरह लैंग्वेज के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है इसी ऐसे की बड़ी यानी सिंपल है एंड कोलिकियल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। और बेसिक जो उस के अंदर लैंग्वेज में है, नो डाइग्रेशन एंड नो इररिलेवेंट मटेरियल इसमें यूज हो चुका है, यानी कोई ऐसी गैर मुताल्लिका बात इसमें नहीं है, टू द पॉइंट है और इजी टू अंडरस्टैंड है। और बिल्कुल उसके अंदर ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो है वैग्यू फॉर्म में है या एम्बिगुअस है, काफ़ी जो है अंडरस्टैंडेबल यानी उसका जो ऐसे है और काफ़ी इजी वर्ड्स है, सिंपल वर्ड है, लेमैन भी उसको समझ सकता है। तो लैंग्वेज जो उसने इस्तेमाल की है, क्योंकि लैंग्वेज से भी और उसके दूसरी चीज़ों से भी हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोमांटिक लोगों की या रोमांटिक पोइट्स या रोमांटिक पीरियड या रोमांटिसिज्म के लोगों वाली की जो लैंग्वेज होती थी वो बड़ी सिंपल, रस्टिक और लेमैन की लैंग्वेज होती थी। इसी वजह से इसकी लैंग्वेज भी उसी तरह यानी सेम एफिनिटी रखती है और उसी तरह जो है यानी काफ़ी यानी सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।